शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए रेत खदान की नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने रेत खदान की ठेकेदार को अब सभी तरह की अनुमतियां लेने के बाद भी खनन नहीं करने पर सुरक्षा नीति को राजसात करने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बकाया खनिज राजस्व वसूली के लिए सरकार ने एक मुश्त समझौता योजना लागू करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत एक साथ बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में छूट मिल सकेगी। साथ ही ठेकेदार स्वीकृत खदान से 5 किलोमीटर की सीमा के बाहर और 8 किलोमीटर की सीमा के परिधि में खनिज का भंडारण कर सकेगा। सरकारी कार्य में रेत खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों को रेत खनन की अनुमति मिल सकेगी। कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। डायल 100 को 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला हुआ है। जन अभियान परिषद में महानिदेशक का पद सृजित करने का भी फैसला लिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिए इंदौर नगर निगम सीमा को 10.24 करोड़ रुपए की राशि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में आज किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर मंथन किया गया। साथ ही सरकार ने 1 दर्जन प्रस्तावों को भी हरी झंडी देने पर अपनी मंजूरी दी है। कृषि बिल के समर्थन में आज से बीजेपी ने संभागीय किसान सम्मेलन आयोजित करने की शुरुआत की है। हम इस वक्त भोपाल के भेल दशहरा मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है इस बात को लेकर कि जो कृषि बिल हैं वो किसानों के पक्ष में लाए गए हैं। राजनीतिक लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो किसान हैं उन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का कहना यह है कि जो बिल लाए गए हैं वो दरअसल किसानों के पक्ष में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कृषि मंत्री कमल पटेल समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आज यहाँ भोपाल के भेल दशहरा मैदान में मौजूद रहे, जहाँ पर भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दरअसल ये तीनों बिल किसानों के समर्थन में है, उनके पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ जबरन माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर एक और जहां दिल्ली की सीमाओं में विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं मध्य प्रदेश की धरती में अगर बात की जाए तो इन नए कानून के प्रावधानों से अवगत कराने किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महाकौशल की धरती में भी कल एक बड़ा सम्मेलन होगा, जहां आप देख सकते तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां एक मंच पर मौजूद रहेंगी और जो भी संभाग भर के जिले आते हैं उन तमाम जिलों के किसानों को संबोधित किया जाएगा और नए कृषि कानून के प्रावधानों से भी यहाँ पर अवगत कराया जाएगा। बेशक नया कानून अभी लागू है और मध्य प्रदेश के लिहाज से भी कल जलपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां नए कानून के तहत दर्जनों किसानों को उनके तय उपज का जो मूल्य है वो खातों में दिलवाया गया है। तो बेशक एक और जहां विरोधाभास की स्थिति है दिल्ली की सीमाओं में, वहीं मध्य प्रदेश की धरती में भी इस जो अधिनियम है, नए अधिनियम लागू किए गए हैं उनके प्रावधानों से अवगत कराने के लिए, जन जागरूकता के लिहाज से और प्रावधानों से अवगत कराने के लिए एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो जलपुर की धरती से कल महाकौशल भर में एक आवाज बुलंद की जाएगी और क्या है आखिर नया कृषि कानून, इनके तमाम प्रावधानों से किसानों को अवगत कराया जाएगा। कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी अब खुलकर सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी के कृषि बिल के समर्थन में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब जिला और ब्लॉक स्तर पर उपवास करेगी। कांग्रेस के बड़े नेता उपवास कर कृषि बिल कानून के खिलाफ और किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जल्दी आंदोलन का ऐलान करने का प्लान बनाया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आंदोलन में शामिल होंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जल्दी तारीखों का ऐलान करेगी। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस बात की आशंका जताई है कि सरकार के कृषि बिल कानून लागू होने के बाद प्रदेश में 47 से ज़्यादा मंडियां बंद हो चुकी हैं। सरकारी पोर्टल पर मंडियों के बंद होने की जानकारी उपलब्ध है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने गेहूं समेत दूसरे अनाज का समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि अनाज खरीदी को लेकर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कांग्रेस ने सरकारी मंडियों के बंद होने की आशंका जताई है। कुल मिलाकर दिल्ली में जिस तरीके से किसान कृषि बिल कानून के खिलाफ डटे हुए हैं, उसके बाद प्रदेश में भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए
खुलकर सड़कों पर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 17 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और यही वजह है कि सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां बता रही है। सरकार के अलग अलग मंत्री अलग अलग मंचों से अपनी बात रख रहे हैं। आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्ट्रेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बताया कि किस तरीके से इन 2 सालों में सरकार ने राज्य के हित में काम किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का दावा है कि लगातार इन 2 सालों में न केवल किसानों की स्थिति सुधरी है बल्कि जो औद्योगिक जो स्थिति है वो सुधरी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उनका दावा है कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरी है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि किस तरीके से राज्य में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर काम किया गया। उन्होंने बताया कि गोठान को लेकर किस तरह से काम किया गया और गोठान को के जरिए किस तरह से स्व सहायता समूहों को एक तरह से कहें कि बढ़ावा मिला और उसके जरिए जो राज्य की जो महिलाएं हैं, ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, वो उनके आय का जरिया बना। अलग अलग सामान जो है वो गौठानों में बनाए जा रहे हैं जिसकी न केवल राजधानी रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर में मांग है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पिछले 15 सालों ने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में बीजेपी की सरकार में किसानों को केवल ठगा ही गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में किसान का जो भरोसा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जुड़ा है और उसके साथ ही उनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जाहिर तौर पर 17 दिसंबर को राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में लगातार सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कितने 2 सालों के भीतर जो है वो कितने काम किए गए और उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादातर जो घोषणा पत्र में वादे थे वो पूरे कर लिए गए हैं। प्रदेश भर के चयनित शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर डीपीआई के बाहर धरने पर बैठे। मांग यही है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्रदेश भर में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब तक जो करीब 33,000 शिक्षक हैं वो चयनित भी हो चुके हैं। वेरिफिकेशन का काम भी हो चुका है। करीब 50% से ज़्यादा शिक्षकों का जो दस्तावेजों के सत्यापन का काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों के काफ़ी पद खाली हैं और खाली पदों को देखते हुए ही करीब 11 साल बाद मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्तियां निकली थी और जिसके बाद जो शिक्षक चयनित हुए थे उससे खाली पदों को भरा जाना था, लेकिन बावजूद इसके शिक्षकों की अब तक ज्वाइनिंग नहीं की गई है। बीते 2.5 से 3 सालों से जो शिक्षक हैं नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति करने की जगह पर अतिथि शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो की जा रही हैं। खाली पदों को अतिथि शिक्षकों के माध्यम से भरा जा रहा है। ऐसे में जो चयनित शिक्षक हैं उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। चयनित शिक्षकों की मांग इसी तरह से जारी रहेगी और ये धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा जब तक कि उनका जो भर्ती है पूरी नहीं की जाती है। रामारम से मिट्टी लेकर के जो राम पथ गमन की यात्रा है वो अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती जा रही है। कल ये यात्रा जगदलपुर से होते हुए सुकमा के रास्ते से होते हुए दंतेवाड़ा पहुंची थी और आज सुबह दंतेवाड़ा से रवाना होकर अब ये कोंडागांव पहुंचेगी। शाम तक कोंडागांव पहुंचने के बाद यात्रा वहां पर विश्राम करेगी और फिर अगले पड़ाव के लिए रवाना हो जाएगी। राम पथगमन को लेकर के जहां एक और आस्था और उत्साह और उमंग है लोगों में, तो वहीं बस्तर के सर्व आदिवासी समाज के लोग जो है वो खासे नाराज हैं। दरअसल हवाला ये दिया जा रहा है कि 5वीं अनुसूची का ये क्षेत्र है और यहाँ पर जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उन पर कहीं ना कहीं आघात पहुँच रहा है। दरअसल मिट्टी ले जाने को ये सारा विवाद है। आदिवासियों का ये कहना है कि बिना अनुमति के या नियमों को दरकिनार करके जिस तरह से मिट्टी यहाँ से ले जाई जा रही है वो कहीं ना कहीं नियमों के तो विपरीत है ही, साथ ही आस्था का हवाला दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक जिले से दूसरे जिले के जो यहाँ पर रीति रिवाज संपन्न होते हैं, पूजा पाठ संपन्न होते हैं, उसमें देवताओं की अनुमति लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन सरकार ने स्वार्थों के चलते ऐसा कोई भी निर्णय नहीं किया और ना ही सर्व आदिवासी समाज को अपने फेवर में लिया और इस तरह का निर्णय लिया है जिससे सर्व आदिवासी समाज खासा नाराज है। कल इस मामले को लेकर के कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इसके अलावा मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन भी सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने सौंपा है और ये मांग की है कि मिट्टी यहाँ से किसी भी कीमत पर न ले जाई जाए। उधर यात्रा अपने अगले पड़ाव पर लगातार बढ़ रही है। हालांकि अगर सर्व आदिवासी समाज की बात करें या आदिवासी समाज की बात करें तो 2 गुटों में यह समाज इस मामले को लेकर के बंट गया है। जहां एक और बस्तर के पूर्व मंत्री केदार कश्यप और आदिवासी नेता उन्होंने ये तर्क दिया है कि क्योंकि यहाँ पर राम पथ गमन का क्षेत्र रहा है और दंडकारण्य ये क्षेत्र रहा है और कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें इस बात की मौजूदगी है कि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास यहाँ पर कुछ समय के लिए बिताया था। लेकिन सर्व आदिवासी समाज जो है इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता है। उसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं आस्था पर चोट है। अब देखना होगा कि ये विवाद किस रूप में कब थमता है। में जो है धान खरीदी शुरू हुए महज अभी 10 दिन का ही समय हुआ है और अधिकांश
जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ पे बारदाने की किल्लत सामने आ रही है। रोज किसानों को बारदाने के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है, विवाद की स्थिति जो है खरीदी केंद्र में बनती है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जितनी बारदाने की ज़रूरत है ज़िले को, जिस तरफ से 35 लाख क्विंटल जो है धान की खरीदी की जानी है, उसके हिसाब से जो है 1 करोड़ से अधिक बारदाने की ज़रूरत है। और ज़िले को महज अभी 35 लाख ही बारदाने मिले हैं, जिसके चलते जो है परेशानी होना स्वाभाविक है। और किसान इससे काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि हम जो रात को जो दूसरे दिन 1 दिन पहले ही हमको टोकन दिया जाता है और दूसरे दिन सुबह जब हम खरीदी केंद्र लेके धान पहुँचते हैं तो धान खरीदी केंद्र के प्रभारी द्वारा बताया जाता है कि बारदाना नहीं है, बारदाने की कमी के चलते जो है आज धान खरीदी नहीं होगी। तो लिहाजा इससे किसानों में नाराज़गी होना स्वाभाविक है, क्योंकि किराए से ट्रैक्टर लेके जाते हैं और उनको दिन भर इसके लिए सफ़र करना पड़ता है, तो वाद विवाद की स्थिति बनती है। इसके साथ साथ जो अभी हाल में 2 खरीदी केंद्र हैं, जो सोनबरसा धान खरीदी केंद्र और सोनपुरी, इन 2 दिनों में किसानों ने यहाँ आंदोलन करना पड़ा, जिसके बाद जो है उनको बारदाना मिला। तो अधिकांश जो खरीदी केंद्र है वहाँ 1 से 2 दिन का ही बारदाना है, जिसके चलते जो है अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही तो सरकार को और प्रशासन को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन आने के बाद 3 महीने तक डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में एक अलग ओपीडी बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। ये एहतियाती कदम कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के चलते उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट को लेकर भी तैयारियां कर ली हैं। इसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में एक ओपीडी अलग से बनाई जाएगी, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी और ऐसे मरीजों का इलाज करेगी जिनको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देंगे, जिससे कि इन साइड इफेक्ट का असर गहरा ना हो। खास तौर पर वैक्सीनेशन के बाद दर्द, सूजन, बुखार और शरीर पर किसी और तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए तैयारियां की गई हैं। यही वजह है कि वैक्सीन आने के बाद शुरुआती 3 महीनों तक डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय समेत पूरे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां निरस्त रहेंगी। शुरुआती 3 महीनों तक सारी व्यवस्था जब तक पटरी पर नहीं आएगी तब तक छुट्टी नहीं मिलेंगी। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी और एमवाई अस्पताल में तो अलग से एक फ्लोर रहेगा, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। कई बड़ी कंपनियों ने कोरोना के साइड इफेक्ट और दर्द निवारक दवाओं को बाजार में लाने की तैयारी भी कर ली है, लेकिन इन सभी को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही इलाज करना होगा। ग्वालियर में कोविड काल के चलते सीएम हेल्पलाइन में 5000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है। यही वजह है कि इन शिकायतों का निपटारा करने के लिए सीएम के निर्देश के बाद